मानते हैं और बीजेपी से तो गठबंधन कर ही चुके हैं। हाँ, बिल्कुल कर चुके हैं और ममता बनर्जी ने तो 2002 में नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी और ऑन रिकॉर्ड मुबारकबाद दी और उनको एक फूल का गुलदस्ता बुके भिजाया था। नमस्कार, मैं रजनीश हूँ बीबीसी हिंदी से और मैं अभी ट्रेन में हूँ और मेरे साथ एएमआईएम के अध्यक्ष प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और हम लोग अभी सागर दीघी जो कि मुर्शिदाबाद ज़िले में है वहाँ से निकले हैं। ओवैसी साहब वहाँ पे एक जलसा कर रहे थे और ये इनका आगाज़ है, मतलब इस विधानसभा चुनाव में ओवैसी साहब की ये पहली रैली थी और आज आपने घोषणा की कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, अभी हमने ये फैसला लिया है कि जलंगी और सागर दिघी में हम लोग अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे और भी जो सीटों पे अगर हम लड़ना है तो इंशाल्लाह 1, 2 या 3 दिन में हम लोग डिसीजन ले लेंगे उस बारे में। उस पर थोड़ा बातचीत हमारी हो रही है, हमारे पार्टी के लोग उसमें डिसीजन ले लेंगे। अब जैसे ही ट्रेन से उतरे लोगों ने नारा लगाना शुरू किया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। आप वाकई खुद को शेर मानते हैं? नहीं, मैंने उनको रोका कि भाई नारे मत लगाइए, रेलवे स्टेशन है और इस रोका हूँ। अब देखिए, पॉलिटिक्स में आवाम के जज्बात होते हैं, वो मोहब्बत में थोड़ा बह भी जाते हैं, ज़्यादा बोल देते हैं, पुकारते हैं। भाई मैं तो इंसान हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लोगों की मोहब्बत है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन वैसे साहब मोहब्बत में जो मेटाफर गढ़े जाते हैं वो मतलब यूं ही नहीं होते हैं, उसका एक संदर्भ होता है। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि मेरे लिए डटकर खड़ा हो, तो शायद इसलिए वो शेर का मेटाफर गढ़ते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, मैं तो एक कोशिश कर रहा हूँ अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए और मेरी कोशिश यही है कि वीकर सेक्शन हो, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हों, इन तमाम के पॉलिटिकल राइट्स उनको मिले, उनके इक्वालिटी उनको हासिल हो। अभी कोशिश कर रहे हैं जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा, मगर मुझे मौका मिला है तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ और लोगों का इत्मीनान हमको हासिल है, लोगों की मोहब्बतें हासिल हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये उनकी मोहब्बत है, इनका खुलूस है और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह हमको बोलने की सलाहियत दिया, बोलने का मौका दिया। मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ जो हमारे पार्टी के बुज़ुर्गों ने हमको सिखाया है और मैं कोई एहसान भी नहीं कर रहा हूँ किसी पर। किसी भी पार्लियामेंटेरियन का एक काम है कि आप जब पार्लियामेंट जाते हैं तो आप वहाँ पर जनता के जज्बात को, उनकी तकलीफ़ को, और कोई सरकार सत्ता में गलत काम करती है तो आपको बोलना चाहिए। वो काम कर रहे हैं तो कोई बड़ा काम नहीं है, वो तो काम करना है सबको। अगर कोई नहीं बोलता है तो फिर उसको मैं क्या करूँ उनके बारे में। अब कोई जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन में, जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, उनसे जाके गले मिलता है तो मैं क्या करूँ। आपका मैं भाषण सुन रहा था अभी यहाँ पर, कुछ चीज़ें मुझे कंट्राडिक्टरी लगती हैं जब आप बोलते हैं तो। जैसे आपने कहा कि ममता कहती है कि मैं प्रोटेक्शन दूंगी मुसलमानों को। आपने कहा कि आप क्या प्रोटेक्शन देंगी, मुझे तो अल्लाह प्रोटेक्शन देगा, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर, नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए, भूख के लिए, गुर्बत के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन है, केवल किसी को गोली मारना तो प्रोटेक्शन बचाने से नहीं होता है ना, भूख से भी प्रोटेक्शन देना होता है, गरीबी से भी देना होता है। तो ये कंट्राडिक्टरी नहीं है? एक बात सुनिए, आप समझ नहीं रहे हैं। ये आपकी राय है जो बिल्कुल गलत है। कोई अगर सरकार, कोई पार्टी सरकार बनाती है तो आपको ये चीज़ें हर एक को फराहम करना ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये एहसान जता रहे हैं कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्टर हूँ, भाई तुमने क्या प्रोटेक्शन दिया? आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है जो आप उसमें फेल हो चुके हैं। और फेल इसलिए हो चुके हैं, मैंने कई मिसालें दी आपकी, स्कूल की, ड्रॉप आउट रेट्स की, जेल में कितने मुसलमान हैं अंडर ट्रायल। मैंने आपको मिसालें दी। आज भी मुर्शिदाबाद में आर्सेनिक पानी मिलता है। 26 में से 24 ब्लॉक में एक यूनिवर्सिटी नहीं है आपके पास मुर्शिदाबाद में। तो ये सब मिसालें मैंने दी। जब आप इसको पैट्रोनाइज करते हैं किसी कम्युनिटी के, हम तुम्हारा सेफ्टी के ज़िम्मेदार हम हैं, भाई आप कोई ठेका नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने जिम्मेदारी दी है जो आपने फेल हुए हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी नहीं, आपका इंसाफ करने की सबसे ड्यूटी है। जब इंसाफ करेंगे तो इसमें इंसाफ प्रोटेक्शन होगा। मगर ये सर पे ओढ़ना, सर पे कुछ डाल के दुआ करना, हाथ उठाना, भाई ये गिमिक्स हैं
जिसका आपने ग्राउंड पर कोई नज़र ही नहीं आता। आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में लफ्ज़ मुसलमान बोलने से आप कतराती हैं। आप इलेक्शन में बोलते हैं कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ। क्या है भाई ये कब से होगा? ये कब से होगा? हिंदू ब्राह्मण आप हो गए? ये नहीं मालूम था हमारे को। अच्छा तो बीजेपी के प्रेशर में कर रही हैं। अरे किसी के प्रेशर में आप कर रहे हैं, मगर आप हिंदू ब्राह्मण है तो फिर मैं क्या हूँ? मैं तो वर्ना सिस्टम में नहीं आता हूँ, मैं तो आता ही नहीं हूँ। आप क्या मैसेज दे रहे हैं 27% आबादी को? आप क्या मैसेज दे रहे हैं 22% दलित को जो बंगाल में है? क्या मैसेज दे रहे हैं उनको आप? सर अभी मैं गया था पश्चिमी मेदिनापुर में, वहाँ पे चंद्रकोना एक जगह है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की रैली थी। उस रैली को देखने के बाद मैंने महसूस किया कि यहाँ पे कोई मुसलमान रैली में क्यों आएगा। मतलब रैली में जिस तरीके के नारे लगते हैं, जैसी बातें की जाती हैं। आपकी रैली में मैं गया तो मुझे वहाँ भी ये महसूस हुआ कि आप एक कम्युनिटी को ही एड्रेस कर रहे हैं। वहाँ पे भी सूरा पढ़ा जा रहा है, वहाँ पे भी कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, उस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। आप जब बात भी कर रहे हैं तो एक समुदाय की बात कर रहे हैं। तो मैं सर ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब की रैली में कोई हिंदू खुद को कैसे कनेक्ट करेगा? जैसे कि मेरे बाजू जो बैठे थे जी। वो कौन थे? नहीं सुनिए ना, मेरे बाजू जो बैठे थे कौन थे? वो मुसलमान थे? नहीं सर, मैं इसको सुनिए, दूसरी बात, ममता बनर्जी अगर चंडी पाठ पढ़ सकती है तो मैं कुरान का सूरा नहीं पढ़ सकता हूँ? नहीं, बताइए। प्रतिबंध नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। तो उसमें बुरी बात क्या है? नहीं, ममता बनर्जी कनेक्ट नहीं कर रही है क्या? उनका टारगेट है कि मुझे एक मतलब जो समुदाय है उसे टारगेट। अच्छा, वो सही है। वो नहीं, मैं उनको भी सही नहीं कह रहा। ठीक है, देखिए फ़र्क ये है कि योगी आदित्यनाथ एक इंक्लूसिव इंडिया की बात नहीं करते, वो एक्सक्लूसिव इंडिया की बात करते हैं। और योगी आदित्यनाथ बहैसियत चीफ मिनिस्टर, उनका रिकॉर्ड सबके सामने, वो तो ये भी कह दिए कि भारत को पूरे विश्व में इसलिए मुकाम हासिल नहीं हो रहा कि सेकुलरिज्म की वजह से। मैंने कहा वो बात को, मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात की, मैं तो राइट टू इक्वालिटी की बात किया, मैं संविधान में जो राइट्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो मज़हब की कहाँ बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं गवर्नमेंट का डेटा देकर आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे इक्वालिटी चाहिए जो आपने नहीं दी है मुझे, और मैंने डेटा सबमिट किया, जनता के सामने रखा उनको बताने के लिए, तो इसमें अगर आप रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आपसे वोट लेते रहेंगे और हमको गाय बना दिया। आप गाय बना दिया हमको कि हमारा दूध लेंगे, और हमको क्या देंगे आप? ये तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा ना इस तरह के जुमले। अगर मैं जो डेटा दिया हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ किसी को भी कि डिस्प्रूव करें उसको। नहीं, आपने बिल्कुल सही डेटा दिया। आपने सरकार के आंकड़े दिए हैं, WHO के आंकड़े दिए हैं या विश्व बैंक के आंकड़े दिए हैं, लेकिन इसका क्या ये बेस मान लिया जाए कि कोई एक खास धर्म होने की वजह से उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं, हम प्रोटेक्टर हैं और हम आपको बीजेपी से बचाएंगे, हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, हम उनको इस तरह का डेटा देकर एक्सपोज कर रहे हैं, ना सिर्फ टीएमसी को बल्कि लेफ्ट को भी। सच्चर कमेटी ने तो पूरा उनको एक्सपोज कर चुका था। अब ये लेटेस्ट डेटा है, आप किस मुंह से वोट का मुतालबा कर रहे हैं? भाई आपने, हम ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपने काम किया तो बताइए ना, चलिए बताइए। मुर्शिदाबाद में आपने हर ज़िले में यूनिवर्सिटी बनाई, मुर्शिदाबाद में आप यूनिवर्सिटी नहीं बनाते, कॉलेज को बोलते बना देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं ना मेरे भाई। अच्छा, मुर्शिदाबाद सबसे बड़ा मसला बीड़ी का है, बीड़ी बनती है। कॉप्टा के रूल्स में अमेंडमेंट सरकार ने नोटिफिकेशन आ चुका है, बिल आ चुका है, बर्बाद हो जाएंगे। आप बात ही नहीं करते उस बारे में। आप कैब का बिल आया, आपके 8 MPs गायब। वोटिंग हम करते हैं कैब के बिल के ऊपर, मुझे कितने वोट मिलते हैं मालूम आपको? 9 वोट्स। ना कांग्रेस वोट देती है, ना टीएमसी देती है, ना डीएम की देती है, और वॉकआउट क्यों करते हैं भाई? ये तो बंगाल का इलेक्शन तो नहीं था मुझे वोट दे रहे हैं आप, ये तो पार्लियामेंट का था कि अपना डिसप्रूफ दिखाइए, आप डिसअप्रूव करिए गवर्नमेंट के स्टेप को, ताकि रिकॉर्ड में आ जाए कि आपने वोट दिया, वॉकआउट करते हैं। इस बार लग रहा है कि चुनाव में जाहिर सी बात है बीजेपी और टीएमसी में सीधी टक्कर है। तो बीजेपी अचानक से 2016 में कुछ नहीं थी, 2019 में अचानक से 42 में से 18 सीटें, और इस बार
इस तरह से ताकत में आ जाना कि वो ममता बनर्जी को टक्कर देकर उनको बेदखल करने की स्थिति में आ गई है, कैसे हुआ? सब ने बीजेपी ग्रोथ में साथ दिया। मैंने आज अपनी स्पीच में खुद कहा कि कैसे ममता बनर्जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार का वो हवाला दिया जिसमें हेडलाइन थी ममताज डेट विद आरएसएस। कैसा ममता बनर्जी ने बीजेपी का साथ दिया जब गुजरात जल रहा था और बीजेपी उसको ऑक्यूपाई करती रहती, चाहे बीजेपी कर्नाटका में ग्रो हुई हो, चाहे बीजेपी असम में अगर ग्रो हुई हो। जब ये लोग हारना शुरू करते हैं तो फ़ौरन जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो कहते हैं देखिए आप वोट काटने आ गए। भाई आप ही तो थे ना, आप ही की गलतियों से तो बीजेपी यहाँ तक आई है। कैसे बीजेपी 18 सीट जीतती है, कैसे बीजेपी का वोट 40% हो जाता है। आपको अब तक अछूत मानते हैं और बीजेपी से तो गठबंधन कर ही चुके हैं। हाँ बिल्कुल कर चुके हैं और ममता बनर्जी ने तो 2002 में नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी और ऑन रिकॉर्ड मुबारकबाद दी और उनको एक फूल का गुलदस्ता बुके भी जाया था, वो भी अवेलेबल है मीडिया में, प्रेस में। तो हमको अछूत बनाते ठीक है, हमको एतराज़ नहीं है, मगर भाई आपकी गलतियां हैं जो बीजेपी बढ़ रही है। सर आप पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप सरकार बनाने के पोजीशन में नहीं होंगे। ममता बनर्जी और बीजेपी की लड़ाई है। अगर ममता बनर्जी को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप ममता को मदद करेंगे? अरे भाई ममता बनर्जी तो हमको इतने गालियां दे रही हैं, सुनिए आप, गद्दार है ये, पैसे लेके आता है, एजेंट है, इतना सब बोलने के बाद भी हमसे बात करेंगे। मैं दिलीप घोष का इंटरव्यू करने गया था अभी परसों, वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो सरकार में आते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर बीफ को बैन करेंगे। आप जिस महाशय का नाम लिए हैं वो तो क्या क्या अनाप शनाप बकते रहते हैं महिलाओं के बारे में भी, यानी ये इस तरह की लैंग्वेज जो इस्तेमाल करते हैं वो बेकार लैंग्वेज है। अब तमिलनाडु में बीजेपी कहती है कि हम बीफ बैन करेंगे, अरे भाई काउ स्लॉटर बैन लेके आएंगे। 1976 से वहाँ पर काउ स्लॉटर बैन है। आसाम में करिए ना, नॉर्थ ईस्ट में करिए। हाँ तो सर्वे आया तो लोगों ने बताया कि 98% लोग मांसाहारी हैं बंगाल में। तो भाई अभी ये तो उनको मालूम, एक बंगाल का एक कल्चर अलग है, एक तहजीब अलग है और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चरल लिंक्स है लोगों के। अब ये लोग इस तरह करते हैं तो ये तो उनको मालूम होगा। फिर मैं सर अभिजीत मुखर्जी से बात कर रहा था, प्रणब मुखर्जी के बेटे से, परसों बांकुड़ा में। उन्होंने बताया कि बंगाल जो था बहुत ही सेकुलर माइंडेड था। वहाँ से मुर्शिदाबाद में 72% लोग मुसलमान हैं और मेरे पिताजी जीते, हम जीते। तो मैंने कहा कि जहाँ पे 72% मुसलमान हैं वहाँ से अपने मुसलमान नेता क्यों नहीं पैदा किया? यही तो इनका कम्युनलिज्म है, यही तो हम आपसे कह रहे हैं। यही कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं तो वहाँ पे सेकुलर माइंडेड थे। और अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हम गाय हैं, आप दूध नितारते जाएंगे और यानी आप हार गए इसलिए कि आप प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं तो कम्युनलिज्म हो गया। अरे क्यों जीतेंगे भाई मुसलमान? आपका सही कहा है कि मुसलमान जीतना चाहिए, वहाँ से क्यों नहीं जीतना चाहिए? यानी आपको जिताते रहे तो सेकुलरिज्म जिंदा है और आप हार गए तो कम्युनलिज्म कामयाब हो गई। तो यही तो इनका अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स है जो कांग्रेस को इस चौराहे पर लाकर छोड़ दी है कि उनको नहीं कहीं मालूम कहाँ जाना है, इसलिए उनका बुरा हाल हो रहा है। बीजेपी के उभार का एक बड़ा कारण ये है, आप इसको मानते हैं? यकीनन है। अगर कांग्रेस अच्छी होती तो क्या बीजेपी यहाँ तक आती? कांग्रेस की ही गलतियों की वजह से, कांग्रेस के ही इनकैपेसिटी और इनकेपेबिलिटी की वजह से बीजेपी फ़ायदा उठा रही है और जीतती जा रही है इलेक्शन। क्या आपको लगता है कि अभी जो विषम परिस्थिति है भारतीय राजनीति में, राहुल गांधी वो टक्कर देने की स्थिति में आ पाए हैं या फिर अभी भी चीज़ों को सीख ही रहे? अब आप मेरा मुकाबला क्यों लोगों से करते हैं? आप लोगों से नहीं करते सर। मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, आपकी बेइज्जती कौन करेगा? मेरी बेइज्जती मत करिए। हिमाकत नहीं, मैं मेरी बेइज्जती मत करिए सर। आप, मैं कहाँ समंदर में कूदता हूँ? मैं तो ट्रेन में चलता हूँ, ज़मीन पे चलता हूँ। मुझे समंदर में कूदना का टाइम ही नहीं है। मैं सियासी समंदर का एक तैराक हूँ। ये पानी के समंदर में वो कूद रहे हैं, उनको मुबारक हो भाई, हम क्या बोल सकते हैं? पुशअप मारते हैं, चलिए अच्छा है। देखिए एक बात समझ लीजिए, एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स अब नहीं चलने वाली है, नहीं चलने वाली है। ये देश ये पैगाम दे चुका है। अगर मैं भी कहूँगा कि मैं सलाहुद्दीन ओवैसी का बेटा हूँ, उस बुनियाद पर मुझे वोट दो, तो लोग बोलेंगे बेटा आपके बाबा बहुत अच्छा, अब्बा बहुत अच्छा काम किए, हम दुआ करेंगे उनके लिए, मग़फ़िरत के लिए। जब तक मैं उस काबिल नहीं बनूँगा तब तक मैं अपने बाप के नाम को ज़िंदा नहीं रख सकता हूँ।
तो अगर जो फैमिली पॉलिटिशियन होते हैं तो उनके लिए तो उनको तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर हम वाला एंटाइटलमेंट करेंगे, देश बदल चुका है भाई। अगर आप इसी तरह लड़ते रहेंगे तो मोदी जीतता जाएगा। मोदी की सबसे बड़ी ताकत ये लोग हैं भाई। खामखा आप हमको बदनाम करते हैं क्योंकि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा।